हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल में। देखिए, आज टॉपिक नया है। ठीक है, मतलब कि जीएस पेपर 2 की जगह अब जीएस पेपर 1 भी पढ़ेंगे साथ में। जीएस पेपर 2 में क्या पढ़ रहे हैं हम? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम लोग लगभग भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ एक चीज़ें रह गई है उसकी। अब हम जीएस पेपर फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? भूगोल पढ़ेंगे, जो इसका पार्ट 2 है, ये यूनिट 2 में जो दिया गया है। अब देखिए, हम ना इसे 1 महीने में कवर कर लेंगे। ठीक है, किसको? ज्योग्राफी वाले पार्ट को। और साथ ही साथ पूरी कोशिश रहेगी कि पॉलिटी को भी 1 महीने में कवर कर लिया जाए। कोशिश ये करना पड़ेगा इसके लिए कि हो सकता है कि ज्योग्राफी के भी 2 वीडियो डले और पॉलिटी के भी 1 या 2 वीडियो डले। कुछ इस तरह से होगा तो वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। अब 1 महीने में से कवर करने के साथ साथ मैं आपको कुछ एक ब्रीफिंग करा देता हूँ सिलेबस की, कि वो है क्या। जैसे फर्स्ट यूनिट है इसकी विश्व का भूगोल, सेकेंड है भारत का भूगोल, थर्ड है मध्य प्रदेश का भूगोल, फोर्थ जल एवं आपदा प्रबंधन, फिफ्थ है भूगोल की आधुनिक तकनीक। इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल से, इसके बाद पढ़ेंगे विश्व का भूगोल और फिर कंटिन्यू मध्य प्रदेश का भूगोल, जल एवं आपदा प्रबंधन, इस तरह की चीज़ें को लेते हुए चलेंगे। अब करना यह है कि जो भारत का भूगोल है ना, इसमें हमको क्या पढ़ना है? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ। इसमें जो भी सिलेबस दिया हुआ है आपका, जैसे क्या दिया है? पर्वत पठार दिया है, फिर भारत के भूआकृतिक प्रदेश दिए हुए हैं, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण और जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, प्रकार एवं उपयोग, जल, वन, मृदा, शैल एवं खनिज, इस तरह की चीज़ें, जनसंख्या, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ये सब पढ़ेंगे जनसंख्या में। खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, जैसे साथ में क्या? संभावनाएं, महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति श्रृंखला। ये टॉपिक हो गया हमारा भारत के भूगोल का। इसे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। जो हमारे एमपीपीएससी में एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग पूरा दिया, उसके अकॉर्डिंग ही चलने देंगे इसको अब। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जैसे पॉलिटी में कुछ एक चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप हो चुका है, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें इतना डीप ना जाके जो एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग है उसकी तरह से उसे चलने दें। तो ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट टॉपिक। देखिए, अब भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं कि अवस्थिति देख लेते हैं भारत की कैसी है। कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझते हुए चलते हैं कि भारत में है किस तरह से। जैसे अगर सबसे पहली बात करें नाम की, तो हमने पॉलिटी में भी देखा था कि भारत का नाम किस तरह से पड़ा था, विवाद किन किन चीज़ों को लेके था। जैसे इंडिया और भारत को लेके विवाद था। उसके पहले भारत का नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट था। भरत नाम कैसे हुआ था? भरत के वंशज जो आर्य आए थे, उसमें जो भरत राजा हुए थे, उनके नाम पे भारतवर्ष नाम रखा गया। इंडिया यूनानियों ने दिया। हिंदू नाम कैसे पड़ा? सिंध घाटी थी, जो ईरानी आए थे वह सा को ह का इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा। इस तरह से हिंदू, हिंदुस्तान, इस तरह से नाम पड़ा। यूनानियों ने क्या नाम दिया था? इंडिया नाम दिया था। कुछ इस तरह की चीज़ें चली है। इंडिया और भारत, ये 2 चीज़ें थी। हमने अगर हम अपने आर्टिकल 1 की बात करें, उसमें भी क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, ये कहा गया। इसे हमने लगभग समझ भी लिया था। अब आगे बात करते हैं भारत की अवस्थिति की, कि भारत की अवस्थिति है कैसी। तो भारत की अवस्थिति जान लेते हैं। भारत की अवस्थिति को, चलो इसको जानने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गई आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री पर। पृथ्वी समझो 2 भाग हो गए इसकी। ठीक है, एक होगी विषुवत रेखा, एक होगी विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह इसके समानार्थी जितनी रेखा है सब क्या कहलाती है? अक्षांशी रेखा, ऊपर भी और नीचे भी। टोटल कितनी है? 181 है। 90 इधर हो जाती है और बीच में ये 0 डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा एक रेखा कुछ इस तरह से है, वो क्या है? देशांतरी रेखा है। ठीक है, ये भी 2 भागों में बांट रही है, एक हो गया पूर्वी और एक हो गया पश्चिमी। अब ये 2 चीज़ें हो गई। भारत की अवस्थिति कैसी है इसमें? भारत की अवस्थिति यहाँ पर है। ठीक है, अब जब भारत की अवस्थिति यहाँ पर है तो भारत पृथ्वी के गोलार्ध में कैसा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति कैसी है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है वो है कैसी? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितनी है यहाँ पे? ये अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में। अब पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में कैसा है? ये इधर है आपका
68 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो गई उत्तरी और पूर्वी देशांतर में इस तरह की होगी और उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस तरह की अवस्थिति होगी। अगर विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें भारत की, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके ऊपर के कौन कौन से देश है, इसके ऊपर में देश है कौन कौन से, रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर क्या आता है, इंडिया। ये होगी स्थिति। विश्व के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो विश्व के क्षेत्रफल का है ये 2.43%। इतनी भारत का इतना प्रतिशत विश्व के प्रतिशत में आता है, ठीक है। जनसंख्या कितनी, जनसंख्या की बात करें या फिर हम अगर भौतिक स्थिति की बात करें तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, भारत का भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। इतनी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, देशांतर। अब ये जो देशांतर है ना, जितनी देशांतर रेखा होती है, जितनी अक्षांश रेखा होती है, इनके बीच की दूरी देखो, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 दशमलव लगभग 3 या 6 किलोमीटर होती है, लेकिन देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। अब पृथ्वी कैसी है, गोल है। अब जब पृथ्वी घूम रही है तो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने ध्रुव पे घूम रही है, तो वो जो 1 डिग्री घूमने में, मतलब 1 डिग्री ये जो रेखा है इसको घूमने में, जो 111 किलोमीटर भी कह लो, तो इसे एक घूमने में कितना समय लगता है, इसको 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो इस तरह से 180 इधर 180 इधर, तो इस तरह से 4 मिनट 24 घंटे में ये पूरे कितने घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। अब जो मानक समय तय हुआ है, तो मानक समय कहाँ से निकला है, ये ग्रीनविच से, सॉरी कहाँ से निकला है, ये अपना लंदन से निकला है। तो लंदन के ग्रीनविच से जो मानक समय निकला है, तो ये भारत में जो इसकी अवस्थिति गुजरती है वो लगभग बीच से गुजरती है। भारत में इसकी अवस्थिति कैसी, एकदम बीच से आती है, और वो कितने डिग्री पर आती है, वो आती है 82.5 डिग्री पर आती है। 5 राज्यों से होकर जाता है ये, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरता है ये। लगभग 2 भागों में बांटता है भारत को ये, ठीक है, इधर से हिस्सा और इधर का हिस्सा, ठीक है। इसके बाद स्थिति ये बनती है कि देखो ये जो ग्रीनविच मतलब कि जो कहाँ से गुजर रही है, मेन इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है ये। तो इसके लिए भी एक चीज़ क्या कही गई है कि हमारे यहाँ भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, 2 टाइम जोन बांट दो, क्योंकि हमारे यहाँ भारत की अवस्थिति अलग अलग है। एक बहुत बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र है हमारा भारत, तो ऐसा विश्व में जितने बड़े भूभाग वाले क्षेत्रों में अधिकतर टाइम जोन ज़्यादा ही होते हैं। चाइना में ज़्यादा है, यूएसए में ज़्यादा है, कनाडा में ज़्यादा है, सब जगह अलग अलग टाइम जोन, रशिया में सबसे ज़्यादा है, सब जगह अलग अलग टाइम जोन सेट करके रखे गए। लेकिन भारत में कैसा है, एक है। ऐसा नहीं कि भारत में शुरुआत से ही एक है। अगर हम औपनिवेशिक काल की बात करें तो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, उस समय ब्रिटिश शासन में हमारे यहाँ पे 3 टाइम जोन थे। जैसे बॉम्बे का अलग था, कलकत्ता का अलग था, तो लगभग बॉम्बे और कलकत्ता में 1 घंटे का डिफरेंट भी रहता था उस समय। टाइम जोन को अलग करने से फ़ायदा क्या होगा, टाइम जोन को अलग करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे इधर साइड जो है, तो यहाँ पे इस टाइम के अनुसार काम हो रहा है, तो काम कैसे होता है, लेट शुरू होता है। काम भी लेट हो रहा है और हो भी कैसे रहा, जल्दी हो रहा है। सूर्य उदय मतलब कि सूर्य डूबता भी फिर जल्दी है, तो यहाँ पे उस हिसाब से काम लेट होता है। तो ये कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, 2 टाइम जोन की बात कैसी गई है। एक टाइम जोन की बात की गई है कि जैसे ये 68 डिग्री है, तो इन्होंने कहा कि 60 डिग्री 7 मिनट से लेके 89 डिग्री कितने मिनट का है इसमें, 89 डिग्री 25 मिनट तक के, ठीक है। एक टाइम जोन कर दो जो पूरे भारत के लिए हो, ठीक है। उसके अलावा फिर ये कहा कि 89 डिग्री 25 मिनट के टाइम से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, सॉरी ये 52 है, ठीक है, 52 मिनट। और ये भी फिर कितना यहाँ पे 52 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के लिए दूसरा टाइम जोन कर दो जो नॉर्थ ईस्ट के लिए हो। होगा क्या इससे, यहाँ पे टाइम की बचत होगी, बिजली की खपत कम होगी, लोग जल्दी उठेंगे, जल्दी काम होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें होगी। समस्या क्या आ सकती है, समस्या ये आ सकती है कि अशिक्षित लोग हैं तो समझाने में समस्या है लोगों को कि इसके बारे में। दूसरी समस्या क्या आ सकती है कि 2 टाइम जोन कर देंगे तो ये डर रहेगा कि बंटवारे की समस्या खड़ी ना हो जाए, बंटवारे की बात ना आ जाए, ठीक है, विभाजन की। वैसे नॉर्थ ईस्ट को लेके बहुत सारी आंतरिक असुरक्षा है हमारे यहाँ पे। एक समस्या क्या आ सकती है कि ट्रेनों के एक्सीडेंट का डर लगा रह सकता है, लेकिन ये समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है, ठीक है।
अब इसके आगे समझते हैं। अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा कहाँ पर है? ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगर भारत की भौगोलिक स्थिति मतलब स्थलीय सीमा की बात करें, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। तटीय सीमा, देखो ये पूरा का पूरा कैसा क्षेत्र है? हिंद महासागर का क्षेत्र। 2 भागों में बांट देता है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अगर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? मैंने आपको 15,200 किलोमीटर। जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6,200 किलोमीटर। और हम साथ ही साथ काय को जोड़ दें? यहाँ के द्वीपों को जोड़ दें। अगर इन द्वीप को जोड़ दिया जाता है तो इसकी लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। कुछ इस तरह से हो जाती है। टोटल लंबाई हो जाएगी इसकी 22,716.6 किलोमीटर। यही हो जाती है इसकी टोटल लंबाई हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें भारत की छोर की, जैसे कि उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिम बिंदु और पूर्व बिंदु, तो देखिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है ये? ग्रेट निकोबार में। ये है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार, ये ग्रेट निकोबार हो गया। इधर लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कुछ इस तरह की अवस्थिति है। जब हम भारत के भू आकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे इसमें सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी है, कितने चैनल है, कौन किसको किस तरह से अलग करता है। तो ये था यहाँ पे क्या था? ग्रेट निकोबार, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है। 2004 की सुनामी, उसमें ये डूब गया। ठीक है। इसका पहले क्या नाम था? पिग्मेलियन पॉइंट था। अगर भारत की जो भूभाग है, जो मुख्य भूभाग है, अगर उसकी बात की जाए तो भारत के मुख्य भूभाग में इसको कहा जाता है कैप कमोरिन, या यहाँ पे क्या है? कन्या कुमारी। कहाँ पर है ये? 8 डिग्री 4 मिनट पे। इंदिरा पॉइंट ये था, ये क्या है? कन्याकुमारी। अब भारत का उत्तरी क्या था? इंदिरा कॉल। ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु की बात करूँ तो पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? गुहार, इसको कहा जाता है गुहार माथा। ठीक है। और पूर्वी की बात करें तो पूर्वी बिंदु है आपका किबुतु के पास में है, ये अरुणाचल प्रदेश के किबुतु के पास में है ये। सॉरी है ना, ये है किबुतु। ठीक है। लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो देखिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। ठीक है। ये हो गया दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। ठीक है। इसके अलावा अगर आप हिंद महासागर के महत्व को समझे भारत के, तो भारत के हिंद महासागर के महत्व के बारे में ये स्थिति है कि देखिए भारत की जो प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक सीमा क्या होती है, या भारत की प्रादेशिक सीमा कह लो तो समुद्र प्रादेशिक सीमा ये है। तो वो कितने कितने दूर पे होती है? तटीय आधार रेखा से 12 नॉटिकल होती है, 12 नॉटिकल मील होती है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तटीय से होती है कितनी है? 12 नॉटिकल मील होती है। यहाँ तक के ये क्या है? इसकी प्रादेशिक सीमा। समुद्री प्रादेशिक सीमा है इसकी। ठीक है। ये क्या हो गई? आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है कि जो स्थलीय भाग है और टेढ़े मेढ़े भाग को की एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है। काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है? आधार रेखा कहलाती है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी क्या कहलाती है? प्रादेशिक सीमा कहलाती है। यहाँ के पूरे संसाधनों का दोहन कौन करेगा? भारत कर सकता है, या जो जिस देश की सीमा है वह कर सकती है। इसके अलावा अगला संलग्न मंडल, ये देखिए इसकी दूरी अगर
मैं प्रादेशिक सीमा से बात करूँ तो 12 नॉटिकल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कैसे आधार रेखा से बात करूँ तो वो कितनी हो जाती है 24 नॉटिकल मील, समुद्र मील हो जाती है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे अप्रवासी कानून को लागू कर दिया जाए, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग या इन पे सबका अधिकार किसका होता है, उस देश का होता है। इसके बाद एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये कितने किलोमीटर हो जाएगा, 176 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन मैं बात करूँ पूरी तो ये कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल मील, सॉरी किलोमीटर कह रहा हूँ मैं, 200 नॉटिकल मील। देखिए हिंद महासागर के महत्व की बात कर, एक तो पहली बात तो एकमात्र ऐसा देश है जो जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, हिंद महासागर, ठीक है। प्रादेशिक सीमा की मैं बात कर रहा हूँ तो प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सागर कितना होता है 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में 1.8 मील होता है। 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा होती है। यहाँ तक के पूरे संसाधनों पर किसका अधिकार होता है, उस देश का ही अधिकार होता है। इसके बाद अगर बात करूँ अनन्य संलग्न क्षेत्र कहते हैं इसको, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है इसको। तो इस क्षेत्र की दूरी कितनी होती है, जो प्रादेशिक सीमा है उससे 12 नॉटिकल, लेकिन जो आपकी तटीय रेखा उससे कितनी होती है 24 नॉटिकल मील होती है इसकी। यहाँ पे जो समुद्री क्षेत्र है आपका, तो इस पे अधिकार किसका, इस देश का ही अधिकार है, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, कुछ अप्रवासी कानून लागू कर देना, कुछ इस तरह के कानून कौन लागू कर सकता है, यहाँ से लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यहाँ से संलग्न क्षेत्र से दूरी 176 किलोमीटर है, लेकिन टोटल दूरी कितनी है इसकी 200, सॉरी फिर नॉटिकल मील है ये, और यहाँ से कितनी है 200 नॉटिकल मील तक की दूरी है। यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान इन सब तरह की चीज़ें की जा सकती है। इसके बाद का जो क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका फिर क्या, उच्च सागर, ठीक है, ये सभी राष्ट्रों के लिए खुला होता है फिर, ठीक है। ये हो गया लगभग बेसिक स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं भारत में भी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और संघ शासित प्रदेश कितने हैं, ये भी कितने 8 है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक चीज़ें, जैसे मिनिकॉय कहाँ पर है, ये लक्षद्वीप में, ठीक है। तो ये यहाँ पे लक्षद्वीप मिनिकॉय को कितने 9 डिग्री चैनल से दूर करता है ये इसको, ठीक है। इसके बाद मिनिकॉय को इधर मालदीव, इधर नीचे क्या है मालदीव है, ये कितने डिग्री चैनल से अलग करेगा इसको, 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। अगर मैं बात करूँ काय की यहाँ पे कार निकोबार और लिटिल अंडमान, यहाँ पे अलग अलग है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, वैसे ये पढ़ेंगे हम सब अभी भू आकृतिक प्रदेश में, ये भी पढ़ना है, ठीक है। लिटिल अंडमान कार निकोबार को कितने डिग्री चैनल से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल से इसको ये अलग करता है। ये लगभग इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फिर आगे चल के हम इसमें इसके जो महत्व है भू आकृतिक प्रदेश है, इसी के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।